नमस्कार, मैं धीरज सिंह। जो अगला टॉपिक है, जो हम लोग का अगला टॉपिक है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, अणु के बारे में पढ़ा, परमाणु के बारे में पढ़ा, ठोस और गैस के बारे में पढ़ा, इनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, या विभिन्न प्रकार की जितनी भी चीजें थी इसके बारे में जानने का प्रयास किया, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास किया। जिस माध्यम से हम पढ़े उससे निष्कर्ष निकला, राही को मंजिल बहुत मेहनत से मिलती है, कई बार बताया, जिसको हम लोग ईमानदारी और कर्मठता के साथ अगर मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमको ऐसा कुछ करना है अलग से, जिससे क्या कहते हैं हमारा सर्वांगीण विकास हो, जिससे हम आगे बढ़े। सिलेबस में क्यों रखी जाती है चीजें, इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारा सर्वांगीण विकास हो, नंबर पाने के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी होता है। विज्ञान यही कहता है, इसी पर जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपका पढ़ना लिखना बेकार है। ये नहीं जरूरी है, लेकिन सफल होना बहुत जरूरी है, परिणाम को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। नहीं आप मानसिक डिग्री लेके टहलते रह जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार से कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। द्रव्य का अणुगत सिद्धांत, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने द्रव्य के अणुगत सिद्धांत की परिकल्पना की। फिर से सुन लीजिए, वैज्ञानिक महान भौतिक शास्त्री एवं रसायन शास्त्री, महान भौतिक शास्त्री एवं रसायन शास्त्री मैक्सवेल ने द्रव्य के अणुगत सिद्धांत के बारे में सब बताया था, इसकी व्याख्या की थी। जैसा कि मैंने बताया कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य के बारे में बताया था, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, जिसके माध्यम से छोटे छोटे कणों के माध्यम से बना होता है। यह संपूर्ण विश्व इससे मिलके बना हुआ है, न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं और अन्य प्रकार की ऐसे विशिष्ट चीजें होती हैं, जिसके चित्र के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से बताने का प्रयास किया। जैसे यहाँ पे हम एक 3 कांच की नली लेते हैं, 3 कांच की नली लेते हैं। चीज और ध्यान दीजिए, जैसे कोई आपने कोई बात, कैसे कोई कांच की परख नली लिया, अगर किसी कांच की परख नली लेते हैं, अगर उसमें इतना जल भरा हुआ है 50% जल, अगर 50% इसमें जल भरा हुआ है, इसके बाद जब इसको हम हिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो जल होता है वह ऊपर नीचे होता है, उसके बीच में कुछ हल्का फुल्का बहुत कम मात्रा में कह सकते हैं थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, जिससे अंतरावकाश कहा जाता है। उसके बाद अगर हम किसी भरी परख नली को बंद परख नली को अगर हिलाते हैं, उसमें भी बहुत कम जब आपस में टकराते हैं, अर्थात देखिए, जैसे हम कभी कभी भरे बोतल में जल को, जैसे जल भरे बोतल में अगर हम इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे किए, उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे छोटी छोटी बूंदों के रूप में बन जाते हैं, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का उसमें अंतर आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे तीन लिया, 3 चीज, 1 2 और 3, और इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, और इसमें सोडियम एथिल अल्कोहल भरा हुआ है, और इसमें जो है जल एवं एथिल अल्कोहल दोनों इसमें भरा हुआ है। तो ध्यान दीजिए एक चीज और, कि किसी भी पात्र में, फिर से समझ लीजिए, या कोई परख नली में या किसी प्लास्टिक की बोतल में, जैसे हम जल को लेते हैं, जब जल को लेते हैं उसमें जल जब डाला जाता है, जब उसको हम ऐसे ऐसे 5-6 बार ऐसे ऐसे किए, उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे गोले के रूप में, बूंदों के रूप में बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उसमें अंतरावकाश जिसे बोला जाता है, अणुओं के बीच में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। अणु का मतलब, या उसमें जो गोली रहती है छोटी छोटी, उसके बीच में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, जिससे अंतरावकाश कहते हैं, जिसे अंतरावकाश कहा जाता है। इसके बाद हम आप लोगों को, जैसे आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, अणुगत सिद्धांत क्या
ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें बताने की आवश्यकता है नहीं, ठोस द्रव गैस कई बार बता चुके हैं, सिंपल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। अणुगत सिद्धांत के आधार पर, अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव एवं गैस की व्याख्या। ये हमारा टॉपिक है। देखिए, अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव एवं गैस की व्याख्या। ध्यान दीजिए एक चीज और, मैंने सबसे पहले ठोस की व्याख्या करेंगे, सॉलिड की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे ठोस के बारे में मैंने बताया, ठोस वह होता है जिसकी आकृति जो होती है दृढ़ होती है। ये मान लीजिए लकड़ी का डस्टर है, इसको हम ठोस मान सकते हैं। ये लकड़ी का डस्टर है, इसको हम ठोस मान सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए इसकी जो आकृति है वह दृढ़ है, और इसका जो आकार है, जो इसकी आकृति है वह दृढ़ है, और इसका जो आकार है वह भी निश्चित है। मान लीजिए इसको रखते हैं, मान लीजिए मैं ईंट ले लिया, यहाँ पे रखी हुई है, मान लीजिए मैंने इसको लिया, इसकी देखिए इसमें भी इसकी जो आकृति है यह दृढ़ है, और इसका आकार है, आकार भी जैसे इसको यहाँ पे कहीं रखे तो एक स्थान पे रही, एक कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी दशा में इधर उधर नहीं गई। तो इसी की व्याख्या की गई, ऐसा क्यों होता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, बताने का प्रयास किया था। जो ब्रह्मांड में होती हैं, एक दो अर्थात दो चीजें हैं, यहाँ पे एक दूसरे के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण को आकर्षित करती हैं। सर आइजैक न्यूटन ने सन 1665 ईस्वी में इसकी व्याख्या की थी। ठोस जो होता है, इसमें हम आपको एक चित्र के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इसमें जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, ऐसे इसी अवस्था में रहता, इसी तरह ऐसे पास पास होते हैं। यही कारण है कि ये जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, कोई चीज जितनी भी पास रहेगी, कोई चीज जितनी पास रहती है, एक हम चित्र के माध्यम से, गति ऊर्जा इसमें होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, होती जरूर है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। इसमें देखिए बहुत पास पास है। जब दो चीजें बहुत पास पास होती हैं, जब दो चीजें बहुत पास पास होती हैं, ये देखिए एक ठोस की व्याख्या है, दो चीजें एकदम पास पास हैं, अर्थात इसमें ये भी क्या कहते हैं, ड्रा किया गया है, मान लीजिए बनाया गया है। ये एक दिन में तो तैयार हुआ नहीं होगा, किसी पेड़ की लकड़ी का रहा होगा, एक दिन में पेड़ भी नहीं बना रहा होगा, पेड़ भी कई सालों कई महीनों में बना रहा होगा। धीरे धीरे किसी भी चीज का निर्माण धीरे धीरे होता है, एक दिन में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं बन जाती है। लेकिन देखिए इसको अगर काटा जाए, कई भागों में अगर तोड़ दिया जाए तो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर इसको इसी अवस्था में छोड़ दिया जाए, इसमें जिस पार्ट को हम अलग करते, ये पार्ट दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे में इकट्ठा है। इसलिए इसको हम यहाँ मान सकते हैं कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए जो इसकी आकृति होती है, भिन्न होती है, आयतन भी निश्चित होता है। ठोस समझ में आ गया होगा। आइए द्रव की व्याख्या समझते हैं। द्रव की व्याख्या समझते हैं। द्रव इसमें गति ऊर्जा अधिक होती है। जो द्रव होता है इसमें गति ऊर्जा अधिक होती है, और जो अणु होते हैं वो थोड़ा इसमें अंतर होता है, अर्थात अंतराल होता है अणुओं के बीच में अंतर होता है। इसीलिए इसे अंतरा अणु कहा जाता है, अंतरा अणु कहा जाता है।
अगर अंतर शब्द आ गया तो दो चीजों के बीच में डिफरेंस और यहाँ पे अणु अर्थात अंतरा अणु। जैसे हम इसका फिगर ड्रा कर रहे हैं, द्रव का फिगर यहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं, जानने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए द्रव है, द्रव का फिगर बना रहे हैं, इसका जो आकृति होती है निश्चित नहीं होती है। द्रव अर्थात जल, जल मान लीजिए बाल्टी है, मान लीजिए बाल्टी है, इसमें जल क्या कहते हैं, मान लीजिए भरा हुआ है, ठीक, अभी इसमें जल भरा हुआ है। अगर इसको इस बाल्टी को, अगर इस बाल्टी के जो जल भरा हुआ है, अगर इसके पानी को, मान लीजिए इस पानी को अगर जमीन पे गिराया जाए, इसमें क्या होता है, इसकी जो आकृति होती है अर्थात जैसे नदी का पानी बह रहा है वह एक द्रव के रूप में रहता है, और नदी का पानी जैसे बह रहा है तो उसकी कोई आकृति नहीं होती है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, जहाँ स्थान पाता है वहां उसी आकृति को धारण कर लेता है। गड्ढे में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी कोई आकृति नहीं होती है, लेकिन जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। ध्यान दीजिए, इसमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इसका जो फिगर बनता है ये कुछ इस प्रकार का रहता है, अर्थात थोड़ा दूर दूर इसके अणुओं के बीच में अंतर रहता है, जिसे अंतरा अणु कहा जाता है। इनके अणुओं के बीच में जो अंतर रहता है जिसे हम अंतरा अणु कहते हैं, अर्थात इन अणुओं के अंतर को अंतरा अणु कहा जाता है। ये चित्र ड्रा कर लीजिए आप लोग। इसके बाद जो तीसरी व्याख्या की जाएगी वो होगी गैस। उम्मीद है द्रव समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार से इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद होता है तीसरा जो टॉपिक आता है वह होता है गैस। आइए गैस के बारे में जानते हैं। इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए आप लोग जान रहे होंगे गैस। गैस गैस के बारे में बताने का प्रयास किया, आकार, इसकी आकृति जो होती है और इसका जो आयतन होता है पता होता है नहीं इसके बारे में, क्योंकि निश्चित नहीं होती है, इसमें कोई चीज निश्चित नहीं होती है। ठोस एवं द्रव की अपेक्षा, ठोस एवं द्रव की अपेक्षा, ठोस एवं द्रव की अपेक्षा, ठोस एवं द्रव की अपेक्षा इसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठोस एवं द्रव की अपेक्षा इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है ठोस एवं द्रव की अपेक्षा गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठोस एवं द्रव की अपेक्षा इसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इसके जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। गैस को हम ना तो छू सकते हैं, मतलब गैस का अनुभव कर सकते हैं, गैस दिखाई नहीं देती है। अर्थात उसको अगर हम मान लीजिए किसी टायर में भरे हैं, वजन के रूप में उसको माप सकते हैं, वजन के रूप में उसको तौल सकते हैं, लेकिन देखा नहीं जा सकता है। हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ऐसा क्यों होता है? इसी के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने व्याख्या की, इसी के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने बताया, जिसके बारे में जानने का प्रयास किया, जिस माध्यम से बताने का प्रयास किया गया था, इसी प्रकार से अन्य प्रकार से व्याख्या की, इसके फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। जो गैस की बहुत दूर दूर रहते हैं, समझ लीजिए कुछ इस तरह इसका फिगर बनेगा, इस तरह इसका फिगर बनेगा, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा